हफ्ते से ज्यादा की जो ये जंग चली आ रही है उसमें भारत को सबसे बड़ा झटका मिला है। आज वो पाकिस्तान जो आतंकवाद का प्रायोजक है वो बन गया है शांति का नया मसीहा। पाकिस्तान को जो है वो शांति का मसीहा बनाया जा रहा है। टर्की को इन्वॉल्व किया जा रहा है, इजिप्ट को किया जा रहा है। वॉर रुकवा दी पापा। अब पापा के जब वॉर रुकवाने की बात आई है तो कहाँ है पापा? डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को देते हैं तमाम तरह का ओहदा, उसको देते हैं तमाम वजन, लेकिन भारत को मिलता है सिर्फ एक फोन कॉल। मोदी जी को आज ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि वो विश्व गुरु नहीं, भारत को विश्व चेला बना रहे हैं। If the Prime Minister is compromised, our foreign policy is compromised. It's obvious. तो सबको दिख रहा है। यूएस डील कर दी कल, मतलब irrelevant भाषण कर दिया। मतलब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, दिखना चाहिए कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर है। जब आप किसी बात पे कोई स्टैंड नहीं लेते, हम ये कहते हैं कि हम तो राष्ट्र हित में बात करते हैं। अब ये भी तो बता दें मोदी जी कि कम से कम कोई एक आम राय बन जाए कि राष्ट्रहित क्या होता है। ये दुनिया वाले पूछेंगे मुलाकात हुई क्या बात हुई, ये बात किसी से ना कहना, ये दुनिया वाले पूछेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायर, मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। चलिए, दुनिया वालों को तो मत बताइए ये बात, लेकिन जो बात बतानी बहुत जरूरी है वो ये कि पिछले 3 हफ्ते से ज्यादा की जो ये जंग चली आ रही है उसमें भारत को सबसे बड़ा झटका मिला है। जी हाँ, सबसे बड़ा झटका ईरान और ये पूरे वेस्ट एशिया का जो संकट है, न सिर्फ कि भारत बल्कि मैं कहूंगी नरेंद्र मोदी जी के लिए ये पर्सनली, निजी तौर पर एक तरह से एक ह्यूमिलिएशन या बेइज्जती का लम्हा है। आप ये देखिए कि वो देश पाकिस्तान, जिसको लगातार हम पिछले कई दशकों से, नरेंद्र मोदी से पहले भी, और नरेंद्र मोदी की जो नीति है वो ये, और खासकर सिंदूर के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, कि पाकिस्तान टेररिज्म का एक प्रायोजक है और पाकिस्तान को पूरी दुनिया में हम अलग थलग कर देना चाहते हैं। एक ऐसा देश जिसकी कोई परवाह नहीं करता, एक ऐसा देश जिसको कोई सीरियसली नहीं लेता, एक ऐसा देश जिसकी कोई बिसात नहीं है, कोई औकात नहीं है। इसमें हमने कई महीने गुजार दिए, पिछले गर्मी के मौसम से लेकर ये समर आने वाला है। लेकिन आप ये देखिए कि अब ईरान में जो बैक चैनल बातचीत हो रही है यूएस और ईरान के बीच, उसमें सबसे बड़े भागीदारों में 3 बड़े देश हैं। इसमें टर्की है, पाकिस्तान है और इजिप्ट है। जी हाँ, टर्की, इजिप्ट और पाकिस्तान। पाकिस्तान वो दुश्मन देश जो हमारे यहाँ आतंकवाद भेजता है, आतंकवादी भेजता है, आतंकवाद का प्रायोजक है, जिसे हम एक तरह से टेररिस्तान कहते हैं। आप देखते हैं तमाम टीवी चैनलों पर, भारत की नीति भी यही रही है और टीवी चैनल उसको और बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं। आज वो पाकिस्तान जो आतंकवाद का प्रायोजक है वो बन गया है शांति का नया मसीहा। I welcome Pakistan's timely and constructive offer to host dialogue with the United States and Iran. I commend Prime Minister Shehbaz Sharif and the leaders of other friendly nations for stepping forward at a moment of acute regional danger following the earlier commendable efforts of the leadership of Oman and other friendly countries. नरेंद्र मोदी जी जो विश्व गुरु हैं, विश्व के गुरु, मुझे लगता है आज मोदी जी को आज ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि वो विश्व गुरु नहीं, भारत को विश्व चेला बना रहे हैं। एक ऐसा देश जो चेलागिरी कर रहा है इजराइल की, एक ऐसा देश जो चेलागिरी कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स की, और खमियाजे के तौर पर, सीधे तौर पर भारत का और भारतीयों का कद छोटा हो रहा है, उनका सर नीचा हो रहा है। अब मैं आपको जो कुछ बिंदुवार तरीके से बातें आपको बताऊंगी, सिलसिलेवार तरीके से, आप ध्यान से कुछ मिनट मेरे साथ रहिए और मैं ये आपको साबित करके दिखाऊंगी कि कैसे ये पूरा जो सबसे बड़ा क्राइसिस पिछले 10-12 साल का आया है, पूरी दुनिया के बड़े देशों ने अपना नेतृत्व दिखाने की कोशिश की है कि वो कहाँ खड़े हैं, किन सिद्धांतों पे खड़े हैं, किन उसूलों पे खड़े हुए हैं। भारत किस तरह नाकाम हुआ सिर्फ चेलागिरी करते हुए, एक तरह से पिट्ठू बनते हुए अमेरिका और इजराइल का। ये अगले कुछ मिनटों में सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताऊंगी। सबसे बड़ी बात तो ये है, मोदी जी अभी कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत हुई है, बड़ी खुशी की बात है। ये ऐसा लगता है एक तरह का डैमेज कंट्रोल है, क्योंकि अगर फोन पे बात कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो क्यों पाकिस्तान को जो है वो शांति का मसीहा बनाया जा रहा है, टर्की को इन्वॉल्व किया जा रहा है, इजिप्ट को किया जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे बड़ी आबादी वाला ये देश, जिसमें टीवी चैनल, आप ये देखिए अपनी स्क्रीन पर, वॉर रुकवा दी पापा। अब पापा के जब वॉर रुकवाने की बात आई है तो कहाँ है पापा?
ना पापा हैं, ना पिता हैं, ना डैडी हैं, ना विश्वगुरु हैं, कहाँ हैं वो? इन टीवी चैनलों को देखिए, कह रहे हैं कि सिर्फ भारत ही रुकवा सकता है ये वॉर। जिस तरह से भारत ने 3 दिन के लिए वॉर रुकवा दी थी रूस और यूक्रेन के बीच, इसी तरह से ये वॉर इजराइल और ईरान के बीच भी भारत रुकवा देगा। तो टीवी चैनल का एक तरफ ये हंगामा, ये तमाशा, ये नौटंकी, और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि नरेंद्र मोदी जी का ये सरेआम ह्यूमिलिएशन, अपमान। और ये सिर्फ उनका नहीं, जब देश के नेता का अपमान होता है तो देश का भी अपमान होता है। अब आगे बढ़ती हूं और आपको बताती हूं कि किस तरह से इस पूरी जंग में क्यों भारत को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया जा रहा है। इसका रीजन नंबर 1 ये है कि सबसे पहले हमने इस जंग से पहले ही इजराइल जाकर अपनी जो वफादारी है उसे साबित कर दिया। हम जाकर एक बहुत हसीन, बहुत आला एक अपने लिए मेडल लेके आए हैं नरेंद्र मोदी जी, जिस मेडल का नाम, जिस सम्मान का नाम न उससे पहले कभी सुना गया था, ना उसके बाद कभी सुना जाएगा। ऐसा अवार्ड मिला है, ऐसा मेडल मिला है हमारे मोदी जी को। ये सुन लेते हैं क्या कहा मोदी जी ने। इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल फॉर्मली with full conviction in this moment and beyond. Israel is their fatherland and India their motherland. मोदी जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि अपने देश इजराइल के साथ शाना बशाना, कंधे से कंधा मिलाकर भारत देश खड़ा हुआ है। इसके बाद उन्होंने कहा कि इजराइल तो फादरलैंड है और हम तो मदरलैंड हैं। उसी के कुछ घंटों बाद जब मोदी जी यहाँ घर पहुंचे तो ये जंग शुरू हो गई। जो वेस्टर्न कमेंटेटर्स हैं, पत्रकार भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी जी की इस यात्रा को इजराइल ने एक कवर की तरह इस्तेमाल किया कि फिर जो है ये इलीगल वॉर, ये गैर कानूनी वॉर ईरान के ऊपर लॉन्च करने से ठीक पहले नरेंद्र मोदी जी के इस विजिट को क्या एक कवर के तौर पर इस्तेमाल किया गया। तो हम जब सीधे तौर पर अपने को इजराइल के साथ खड़ा कर दिया तो हमारा चेहरा नहीं बचा कि जब ईरान के ऊपर सबसे बड़ा हमला हुआ वॉर के पहले दिन, जब अयतुल्ला अली खामनेई जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के थे, ईरान के, उनकी हत्या कर दी गई गैर कानूनी तरीके से, तमाम अंतर्राष्ट्रीय नियमों और उसूलों की धज्जियां उड़ाते हुए भारत के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 5 दिन के लिए नहीं, 26 दिन बाद भी भारत के प्रधानमंत्री ने इस पर कोई बातचीत नहीं की। वो अलग बात है कि विदेश मंत्री बातचीत कर रहे हैं उनके विदेश मंत्री से। इसके अलावा विदेश सचिव को भेजा गया, ईरान कल्चरल हाउस के जाके सिग्नेचर करके आइए, अपनी शोक संवेदना प्रकट करके आइए। मोदी जी ने भी ईरानी राष्ट्रपति से बातचीत की फोन पर, लेकिन अभी भी उन्होंने स्टैंड नहीं लिया। तब भी स्टैंड नहीं लिया जब सीधे तौर पर इजराइल कह रहा है कि एक आतंक देश है, एक आतंकी देश है ईरान। जब यूएस ने कहा कि एक आतंकी देश है ईरान, तब भी भारत की तरफ से कोई आलोचना का नाम नहीं आया। तो पूरे तरीके से कोई आलोचना नहीं हुई। इसके अलावा स्कूली बच्चे, सोचिए आप, 165 स्कूली बच्चे मार दिए गए बम से। बच्चे नहीं, वो छोटी छोटी बच्चियां जो नस्ल तबाह कर दी गई उनकी, स्कूल पर बम गिराकर। हमारे मुख से एक शब्द नहीं निकला। फिर हमारे ही बैकयार्ड में, हमारे ही पिछवाड़े में, आप ये सोचिए, हिंद महासागर में वो जहाज जो भारत में आया था, भारत के बुलावे पर आया था, न्योते पर आया था, वहां पर लगभग 100 के आसपास वहां के फौजियों की दर्दनाक तरीके से पानी में डुबोकर हत्या कर दी गई। और हमने कहा कि हम सबसे बड़े चौकीदार, सबसे बड़े रखवाले हैं हिंद महासागर के, इंडियन ओशन के। तब भी हमारे मुंह से कोई बात नहीं निकली। हमने कभी यूनाइटेड स्टेट्स की आलोचना नहीं की, हमने इजराइल की आलोचना नहीं की। उसके बाद आप ये देखिए कि क्या सबसे बड़ी बात तो यही है कि जब आप किसी बात पे कोई स्टैंड नहीं लेते, हम ये कहते हैं कि हम तो राष्ट्र हित में बात करते हैं। अब ये भी तो बता दें मोदी जी कि कम से कम कोई एक आम राय बन जाए कि राष्ट्र हित क्या होता है। अगर हम इधर की भी नहीं कहते, उधर की भी नहीं कहते, लेकिन हम तो एक तरफ की कह रहे हैं। ये बात सीधे तौर पर यहां साबित हो रही है। पाकिस्तान ने सरेआम किस तरह से इस खास मुद्दे पर, आप सोचिए, हमने कहा कि सबसे बड़ी पॉलिसी के तौर पर यह देखा जा रहा था कि हम ये कह रहे थे कि पाकिस्तान चूंकि आतंक का प्रायोजक है, जो कि वो है, और इसलिए हम उसको सरेआम पूरी दुनिया में हम उसको अलग थलग करेंगे। लेकिन अलग थलग कौन हुआ? सऊदी अरब के साथ डील की पाकिस्तान ने, और डील कितनी खतरनाक हमारे लिए और उनके लिए कितनी बेहतरीन, कि अगर पाकिस्तान पे कोई हमला होता है तो वो सऊदी अरब पे हमला माना जाएगा, और अगर सऊदी अरब पे हमला होता है तो वो पाकिस्तान पे हमला माना जाएगा। यानी किसी भी खतरे की अगर कोई बात आती है
तो दोनों देश साथ में मिलकर लड़ेंगे। कितना बड़ा साथी, आप सोचिए, पूरी मुस्लिम दुनिया का इतना बड़ा देश सऊदी अरब, उसका साथ मिल गया पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ने अपना सर ऊंचा, यानी पाकिस्तान तमाम तरह के आतंकवाद को प्रायोजित करने के बावजूद भी किस तरह से जो अपनी डिप्लोमेसी है उसको आगे बढ़ा रहा है। आसिफ मुनीर किस तरह से अपनी डिप्लोमेसी को आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे नेता क्या कर रहे हैं। ये बहुत ही दुख की बात है। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें हम कोई पॉइंट्स अर्न करना चाहें। ये बेहद दुख की बात है। तो सबसे बड़ी बात तो अलग थलग पाकिस्तान नहीं हुआ, अलग थलग हम हो गए। सबसे बड़ी बात तो यही हुई। क्या हुआ पूरे उस विश्व गुरु का? आप छाती पीटते रहिए, उधर पाकिस्तान नाम कमा रहा है। आप सिर्फ लोकसभा का चुनाव नहीं, विधानसभा का चुनाव नहीं, जो लोकल म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव हो रहा है उसमें भी आप कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, हमें वोट दीजिए। लेकिन ये कहाँ के विश्व गुरु हैं? जैसे मैंने कहा, सिर्फ विश्व चेले बन गए हैं। तो सबसे बड़ी बात तो पूरे तरीके से जो पाकिस्तान आइसोलेट पॉलिसी, यानी पाकिस्तान को जो आइसोलेट करने की हमारी पूरी तमन्ना थी और हमारी कोशिश थी, वो पूरी तरीके से नाकाम हुई है। हम अलग थलग पड़ गए हैं। वायर के इस आर्टिकल को पढ़िए आप विस्तार से। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आर्टिकल कहता है कि पर्सनल ह्यूमिलिएशन है नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने 140-150 करोड़ लोगों के सामने अपने को ये बताया है कि दुनिया के इतिहास में, भारत के इतिहास में कभी भी दुनिया का इतना बड़ा नाम नहीं हुआ जितना आज की तारीख में हुआ है। जो अमेरिका है, इंग्लैंड है, पूरा यूरोप है, रूस है, ये सब भारत के आगे, भारत के नेता के आगे लाल कालीन बिछाते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। उनकी वजह से तो जितना आपने अपने को मचान पे बिठाया, आप गिरे तो उतना ही नीचे गिरेंगे, क्योंकि जितना आपने ऊंचा उठाया था उतने ही नीचे आप गिरेंगे। इसलिए एक पर्सनल जो है, एक ह्यूमिलिएशन है नरेंद्र मोदी के लिए। और दूसरी बड़ी बात, अब तीसरी बिंदु पे मैं आ जाती हूँ कि किस तरह से भारत की विश्वसनीयता के लिए और एक क्षेत्रीय ताकत के तौर पर क्यों ये आर्टिकल ये कह रहा है कि सीधे तौर पर बहुत नुकसानदेह है। ये कह रहा है कि सीधे तौर पर हम जो हैं एक बहुत नाप तोल कर हम ईरान के साथ अपनी बातचीत रखना चाहते थे, क्योंकि हम ये नहीं चाहते थे कि हमें अमेरिका की तरफ से सज़ा मिले, यानी तमाम तरह की जो पेनल्टी जिसे हम कह रहे हैं या टैरिफ हैं उस सब के सबब। और इसीलिए इस दौरान आप ये देखिए कि हम तो ये कोशिश कर रहे थे कि रस्सी पर चल रहे थे, बहुत बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने इधर विश्वास हासिल किया ईरान का भी, और उधर विश्वास हासिल कर लिया उसने यूनाइटेड स्टेट्स का भी। अब इतना बड़ा जो है शांति का मसीहा बन गया। ज़रा सा देश मैं कहूँ, और देहाती भाषा में कहूँ तो पिद्दी सा देश, जिसकी बड़ी कोई इकोनॉमिक पावर नहीं है, कोई बड़ी मिलिट्री पावर नहीं है। उनके यहाँ खाने पीने के भी लाले पड़े हुए हैं। एक फेल्ड इकोनॉमी है, एक फेल्ड स्टेट है, लेकिन कितना बेहतरीन काम कर रहा है। आप देखिए डिप्लोमेसी के पूरे फील्ड में अगर देखा जाए तो पूरे तरीके से बैलेंस किया दोनों तरफ से। जो सेंसिटिविटीज़ थी उनको पूरे तरीके से समझते हुए, और इसीलिए तेहरान ने कबूल किया है पाकिस्तान को कि हाँ, आप मीडिएट कर सकते हैं, पूरे तरीके से मीडिएट कर सकते हैं। ये कहा जा रहा है कि सऊदी अरब ने ये इन्फ्लुएंस किया है, प्रभाव डाला है इस बात पर कि पाकिस्तान को शामिल किया जाए। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा इससे ये भी सीधे तौर पर साबित हो गया, जो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही मैं कहूँगी नाजुक बात है, वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल से लेकर और दूसरी बार जब वो चुनाव में खड़े हुए और जीते नहीं, अब की बार ट्रंप सरकार, याद है आपको, हाउडी मोदी, ये सब याद है आपको। ये बताया गया कि इतने गहरे दोस्त हैं ये दोनों कि टीवी चैनल की एंकर और एंकराएं ये फरमा रही थीं कि जब दोनों नेता मिलते हैं तो बिजली कड़कती है। ये बिजली कड़कती है। आप ये सोचिए कि ऐसी बिजली कड़क रही है कि अब सिर्फ एक ज़रा सी रस्म अदायगी के लिए डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को देते हैं तमाम तरह का ओहदा, उसको देते हैं तमाम वज़न, लेकिन भारत को मिलता है सिर्फ एक फ़ोन कॉल। इसी में निपटारा हो जाता है, इसी में रस्म अदायगी हो जाती है। तो तमाम जो कहानियां गढ़ी जा रही थी इतने दिनों से कि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच इतने करीबी संबंध हैं कि उनके इशारों पर नाचते हैं, आखिर उस सब का क्या हुआ? और अब आखिरी बात बिल्कुल कि भारत इस पूरे मामले में जिस तरह से अलग थलग पड़ गया है पूरे तरीके से, इसका खमियाजा क्या होगा? नई ताकतें उभर कर आ रही हैं, क्या वाकई देर हो चुकी है या अभी भी वक्त है कि भारत अपनी हालत में और अपने हालात में सुधार ला सकता है और देखे कि आखिर जो सत्ता का संतुलन है, जो बैलेंस ऑफ पावर है, वो कहाँ है? हमेशा की तरह राहुल गांधी सही साबित हो रहे हैं। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर आड़े हाथों लिया है नरेंद्र मोदी को, और भारत की सरकार ने जो स्टैंड लिया है इस पूरे ईरान क्राइसिस पर, और कहा है कि वही करेंगे नरेंद्र मोदी जो इजराइल और अमेरिका भारत से चाहता है। सुन लेते हैं। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, दिस इज प्राइम मिनिस्टर मोदीज पर्सनल फॉरेन पॉलिसी. You can see the result of this
It's a universal joke. Everybody considers it a universal joke. Donald Trump knows exactly what Mr. Modi can do and what Mr. Modi cannot do. So, if the Prime Minister is compromised, our foreign policy is compromised. It's obvious. तो सबको दिख रहा है. US डील कर दी. कल मतलब irrelevant भाषण कर दिया. मतलब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है. दिखना चाहिए कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर है. LPG, पेट्रोल, फर्टिलाइजर, सब चीज में प्रॉब्लम आएगी. ठीक है, मोदी जी ने कह दिया कि कोविड जैसा समय आने वाला है. कोविड में जो किया था वो तो भूल गए हैं. कितने लोग मरे थे, क्या ट्रेजेडीज हुई थी. तो अंडरस्टैंडिंग नहीं है बेसिकली. द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें. स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें.